पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, सूरज की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं जहरा शान अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। शून्य जुताई यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी। आलू की फसल में विभिन्न कर्षण क्रियाएं। नवंबर-दिसंबर माह में मत्स्य तालाब का प्रबंधन कैसे करें। प्रदेश का मुख्य फसल चक्र धान गेहूं की बात करें तो प्रदेश में धान की कटाई उपरांत खेत को 2 से 3 बार जुताई कर पाटा लगाकर किसान भाई गेहूं की बुआई करते हैं, जिसमें उनका 20 से 25 दिन का समय भी लगता है और इस कार्य में लगभग 3000 से 4000 प्रति एकड़ का खर्च भी आता है। दूसरी तरफ खेत की नमी का ह्रास भी होता है और जो किसान भाई लंबी अवधि वाली धान की फसल लगाते हैं उनकी धान की कटाई नवंबर के द्वितीय पखवाड़े से लेकर दिसंबर के अंतिम पखवाड़ा तक करते हैं। इसके उपरांत खेत की तैयारी कर गेहूं की बुआई करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह उपरांत गेहूं की देरी से बुआई के फलस्वरूप प्रतिदिन प्रति एकड़ 40 से 50 किलो के हिसाब से उपज में गिरावट देखी जाती है, जिससे किसानों को दो तरफा नुकसान उठाना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, इस नुकसान से आप बच सकते हैं, परंतु इसके लिए गेहूं की बुआई के लिए जीरो टिलेज तकनीक अपनाकर समय से गेहूं की बुआई कर उचित उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर बीबी सिंह से कि गेहूं की बुआई में जीरो टिलेज तकनीक क्या है और कैसे लाभकारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खरीफ सीजन में जो धान लगाया था आपने, उसकी कटाई शुरू हो गई है और आप देख रहे होंगे कि धान आप लोगों ने काटा तो इतना ठूंठ बचा हुआ है और ज़मीन में पर्याप्त नमी भी है। ये नमी दिखाई दे रही ज़मीन में। अब आप रबी की बुआई शुरू करने वाले हैं, लेकिन किसान भाई जैसा देख रहे हैं कि धान की फसल काट के रखी हुई है। इस खेत को तैयार करने में 10 से 15 दिन का समय लग जाता है किसान भाइयों का, जिससे गेहूं की बुआई देर में शुरू हो जाती है। इससे पैदावार पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो देर से बुआई से बचने के लिए एक ऐसी तकनीक आ गई है जिसको हम जीरो टिलेज तकनीक कहते हैं, साधन संरक्षण तकनीक कहते हैं। इसमें जो आपके संसाधन है उसको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे आपके खेती की लागत को कम किया जाए, इस पर जोर देते हुए एक नई तकनीक विकसित है, जिसमें धान की कटाई के बाद गेहूं की सीधी बुआई के लिए एक मशीन तैयार की गई है, जिसका नाम है जीरो टिलेज मशीन। ये नमी आप देख रहे हैं, पर्याप्त नमी खेत में पड़ी हुई है।
इसी नमी में जीरो टिलेज मशीन से आप बुआई करके अच्छा उपज ले सकते हैं। इस नमी में बहुत अच्छा जन्म अंकुरण गेहूं का हो सकता है। इसमें अतिरिक्त पलेवा करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा और इससे जो है आपका न केवल समय की बचत होगी, समय से आपकी गेहूं की बुआई होगी, इसके अतिरिक्त आपका जो श्रम है, आपका जो बीज की मात्रा है वो भी एकदम सही ढंग से, और बीज की गहराई, बीज की दूरी, बुआई का जो है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट, एकदम सही ढंग से आप कर सकते हैं उस मशीन से। इससे कम से कम आपको 2 से 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आपके लागत में कमी आएगी, जो आपका बच सकता है। जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि सीड ड्रिल मशीन देखा होगा आपने, सीड ड्रिल मशीन के जैसा ही ये जीरो टिलेज मशीन होता है, जिसमें 9 फाल 11 फाल के 2 तरह के मशीनें आती हैं। तो इस मशीन में अलग अलग चैम्बर बना होता है। एक चैम्बर खाद का चैम्बर होता है, एक बीज का चैम्बर होता है। खाद वाले चैम्बर में आप खाद डालेंगे, बीज वाले चैम्बर में बीज डालेंगे, तो आगे के पाइप से वो खाद निकलता जाएगा, पीछे के पाइप से उसमें गेहूं का बीज गिरेगा। इसमें कई प्लेट्स भी लगे होते हैं बीज वाले स्थान पे। उसमें न केवल गेहूं का बीज बल्कि चना, मटर, सरसों, इन सब फसलों की भी बुआई आप जीरो टिलेज मशीन से कर सकते हैं। तो इसमें कैलिब्रेशन होता है, प्लेट लगी होती है, उसमें सेटिंग करना होता है। उस प्लेट को आप सेट करेंगे तो उसके मोटाई के हिसाब से उसमें खांचे बने होते हैं, तो गेहूं का जो प्लेट लगेगा तो गेहूं का बीज उसमें गिरेगा। उसमें सेटिंग बनी होती है, गेहूं का बीज बड़े जितना बीज गिरना चाहिए, जितनी गहराई पे जाना चाहिए उतनी गहराई पे गिरेगा। लेकिन आप जब खेत में बुआई गेहूं की कर लेंगे तो कुछ दिन तक जैसे लगेगा कि आपको खेत में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो किसान भाई उससे घबरा जाते हैं कि ये तकनीक लग रहा है ठीक नहीं है। लेकिन जब गेहूं पूरा निकल जाएगा, जब खेत में आपकी हरियाली आ जाएगी, तो आप देखेंगे कि कितना सुंदर, कितना अच्छा और कितने अच्छे लाइन में आपका बुआई हुई है। और जो आप पारंपरिक ढंग से बुआई करते हैं उससे जरा सा भी कम पैदावार नहीं होता है। इस विधि से पैदावार में कोई असर नहीं आता है। धान की कटाई के बाद जो ही मिट्टी की नमी उपयुक्त अवस्था में आ जाए तो जीरो टिल मशीन द्वारा गेहूं की बुवाई करना चाहिए। खेत में चलते समय जब पैर थोड़ा थोड़ा दबता महसूस होने लगे तो उस समय से ही इस मशीन को उपयोग किया जा सकता है। जीरो टिलेज मशीन द्वारा केवल दानेदार उर्वरक जैसे डीएपी का ही प्रयोग करना चाहिए तथा शेष संस्तुत उर्वरकों को अन्य विधि द्वारा प्रयोग करना चाहिए। समय पर बुवाई करने पर उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 25 किलोग्राम तथा पोटाश 12 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा तथा 1/3 नाइट्रोजन का प्रयोग बुवाई के समय करना चाहिए। जहाँ तक बीज दर की बात है तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ तथा 1 दिसंबर के बाद बोने पर 50 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना चाहिए। देर से धान कटाई के समय नमी कम होने की संभावना हो तो उस समय हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इस प्रकार बुवाई से लगभग 15 से 20 दिन समय की बचत होती है। इस प्रकार इस विधि से बोया गया गेहूं परंपरागत विधि की अपेक्षा 3 से 4 दिन पूर्व ही अंकुरित हो जाता है। प्रजातियां अपने क्षेत्रानुसार जो भी प्रजातियां अनुमोदित की गई हैं, उनका ही चयन करके बुवाई करनी चाहिए तथा सिंचाई का प्रयोग संस्तुत एवं उपलब्ध सुविधानुसार करना चाहिए। आलू सब्जी की एक महत्वपूर्ण फसल है जिसकी खेती प्रदेश में व्यापक पैमाने पर की जाती है। जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर माह के द्वितीय पखवाड़े में आलू की रोपाई की होगी, उनकी फसलें इस समय 25 से 30 दिन की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी। किसान भाइयों, फसल की बढ़वार
और फसल को कीट बीमारियों से मुक्त रखने के लिए इस समय आपको कुछ प्रबंधनों को तकनीकी रूप से करने की आवश्यकता है। यदि समसामयिक कार्यों को करने में आप अनियमितता बरतेंगे तो फसल का वृद्धि विकास तो प्रभावित होगा ही, इसके साथ साथ कीट बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ेगा और आपको आशातीत उपज नहीं मिलेगा। अतः किसान भाइयों, इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए आइए मिलते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव से। तकनीकी रूप से आलू 700 से 800 कुंटल तक पैदावार देने की क्षमता रखता है, लेकिन किसान भाई बड़ी मुश्किल से ही 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन ले पाते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि जो तकनीकी आलू के क्षेत्र में विकसित हुई है, उन समस्त तकनीकी का प्रयोग किसान भाई नहीं कर पाते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में आलू की फसल की बुआई होती है, तो इस समय जो आलू की फसल है वो लगभग 20 से 25 दिन की होगी। तो इस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य सिंचाई का आता है। जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो तो सब प्रथम सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई करते समय ये विशेष सावधानी की जरूरत है, केवल 2/3 भाग तक ही हमारी मेड़ डूबने पाए। यदि आपने पूरी मेड़ डुबा दी तो फिर आपका उत्पादन प्रभावित होगा। तो प्रथम सिंचाई एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत अधिक पानी का प्रयोग सिंचाई में न करें। अब फसल में लगभग जब 25 से 30 दिन की अवस्था होती है तो मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो मिट्टी चढ़ाने के लिए जो फावड़े की सहायता से मिट्टी चढ़ाई जाती है। जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो मिट्टी चढ़ाते समय ही खरपतवार का नियंत्रण का कार्य भी साथ के साथ होता है। जो उर्वरकों की जो मात्रा तत्वों के रूप में है वो 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आलू को जरूरत पड़ती है। चूंकि आलू की में आधी नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के समय प्रयोग की जाती है, तो शेष आधी की मात्रा जो 90 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है उसको 2 बराबर भागों में हम जो 45 किलोग्राम नाइट्रोजन है उसको पहली सिंचाई के पश्चात जब खेत में पैर टिकने लगे उसको प्रयोग करते हैं, और इसके पश्चात दूसरी सिंचाई के पश्चात 45 किलोग्राम नाइट्रोजन हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, जिसके लिए लगभग 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। किसान भाइयों, एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जो पोषक तत्व है उनकी भारी कमी हो गई है। इसलिए आलू की फसल जो कि बहुत थोड़े समय में एक अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का मिट्टी से चूषण करती है। तो हमको सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी आलू की फसल में प्रयोग करना चाहिए। और खड़ी फसल में सबसे अच्छा तरीका यह है कि 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया, 500 ग्राम जिंक सल्फेट, 400 ग्राम फेरस सल्फेट और 200 ग्राम बोरेक्स का एक घोल तैयार कर जब आपकी फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो, एक फसल पर पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। जब पहले पर्णीय छिड़काव के 12 से 15 दिन बाद दूसरा और फिर उससे लगभग 10 से 12 दिन बाद तीसरा, यदि 3 छिड़काव आप इस सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त घोल का यदि आप कर लेते हैं तो आपकी फसल में बहुत सामान्यतः परिस्थिति में 8 से 10% तक पैदावार आपकी बढ़ जाएगी। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको जो है किसान भाई अवश्य अपनाना चाहिए। किसान भाइयों में ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने में आप जो मैंकोजेब का 0.2% का एक छिड़काव किया जाना चाहिए एक सुरक्षात्मक दृष्टि से, ताकि आगे चलकर किसी भी रोग का प्रकोप आपकी आलू की फसल पर ना आए। यदि इसके पश्चात भी आलू की फसल पर कोई रोग दृष्टिगोचर होता है तो मेटालैक्जिल युक्त रसायन का 0.25% के हिसाब से घोल तैयार कर आप खड़ी फसल पर उसका पर्णीय छिड़काव करें। अभी और भी कई जानकारियां शेष हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा, रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसलिए अब चाहिए कम समय में ज्यादा खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। 30 मिनट में 150 खबरें दनादन। सोमवार से शनिवार दोपहर 3 बजे। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज। सभी फसलों के लिए उपयोगी।
स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। थोड़ा एक्शन, थोड़ा डांस और थोड़ा रोमांस, रियल लाइफ से रियल लाइफ तक। नौकर हैं आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। सेट से प्रीमियर, लेटेस्ट न्यूज हो या हॉटेस्ट गॉसिप, कौन सी फिल्म हिट और कौन सी फिल्मी दुनिया का पंचनामा, फिल्मी नामा। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ, बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। खेती के साथ सहपूरक व्यवसायों के अंतर्गत किसान मछली पालन को बेहद पसंद करने लगे हैं, क्योंकि बाजार में मछलियों की अच्छी डिमांड उन्हें बेहतर आमदनी दे रही है। अतः हमारे मछली पालकों को मछलियों की तीव्र वृद्धि हेतु तालाब में आहार प्रबंधन के साथ साथ बदलते मौसम के अनुसार इनकी देखभाल भी करनी होगी, अन्यथा आपको व्यवसाय से उचित लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हमने मुलाकात की कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर जीडी निगम से और यह जानने की कोशिश की कि नवंबर-दिसंबर माह में मत्स्य तालाब की देखरेख कैसे की जाए। अब यह जो है मछली पालन का समय ठीक चल रहा है। जिन लोगों ने मत्स्य पालन के लिए अपने तालाबों में 6 प्रकार की मछलियां डाल रखी हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि जो भी अप्राकृतिक भोजन तालाब में है वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है तथा उसमें पूरक आहार की आवश्यकता होगी। दूसरा जो भोजन करती हैं, ये जो हमारे किसानों के घर पे पैदा होता है और रहता है, वो धान की जो चावल होता है, चावल की का कण और सरसों की खली, इसको मिलाकर परपूरक आहार बनाते हैं। ये मछलियों के भार के 2 से 3% जो भार होता है, तो इसके हिसाब से ये समझिए कि यह जो नवंबर का महीना चल रहा है, फिर दिसंबर आने वाला है, तो इसमें जो पूरक आहार की जो आवश्यकता पड़ेगी, इसमें 6 किलो चावल का कण और 6 किलो खली, इस तरह से हम जो है इसमें दे सकते हैं। इस हिसाब से इसके गोले बना करके यदि हम दें तो सबसे अच्छा रहेगा कि जहाँ पर हम किसी टोकरी में रख करके 3 से 4 जगह उसको जो है हम रखें, और समय जो है ये सुबह के समय ये 10 बजे के पहले पहले और शाम को लगभग 5 बजे के बाद शाम को 2 टाइम इनको भोजन दें, तो उससे मछलियों की बाढ़ ज़्यादा होगी। तो हमको जो प्राकृतिक आहार जो मछलियों का है उसको देने के लिए यह आवश्यक है, तो 15-20 दिन का, महीने भर का बटोरा हुआ गोबर 1 से 2 टन प्रति माह जो है डालने की आवश्यकता पड़ेगी। और यह गोबर जो भी रहेगा वह तालाब में के छिछले स्थानों पर रहेगा, ढेर लगा करके 3-4 जगह रख दें, आधा पानी में डूबा रहे और आधा जो है पानी के ऊपर रहे, जिससे कि वो सड़ करके उसमें ये होता रहेगा। इसमें
जंत प्लॉक और वनस्पत प्लॉक तैयार होते रहेंगे। दूसरा चीज़ कि गोबर डालने के जो ढेर बनाने की बात मैं कह रहा हूँ, उसके 15 दिन बाद उसमें आवश्यक है कि यूरिया, रासायनिक खाद यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें। तो इसकी मात्रा प्रति माह जो होगी वह जो है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति माह के दर से आप सिंगल सुपर फास्फेट और 4 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रति माह के दर से ये पड़ना चाहिए। ऐसी अवस्था में ये ध्यान रखें कि तालाब में की गहराई में कम से कम 2 मीटर का तालाब में पानी रहना आवश्यक है। ये ध्यान रखिए। ये जाड़े का मौसम हो गया है तो इस समय कुछ जो है अल्सर की बीमारी हो जाती है, अल्सरेटिव सिंड्रोम जिसे कहते हैं। तो आप जो है सिफेक्स नाम का आता है कि केमिकल आता है, 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से तालाब के पानी में घोल करके छोड़ सकते हैं, जिससे पानी जो है शुद्ध रहेगा और उसमें किसी भी तरह के रोगाणु नहीं रहेंगे। रोग की सघनता ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होते हैं तो उसमें ऐसा करना पड़ेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा जिसे होते हैं, उसको भी डाल सकते हैं 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से। तो उसको तालाब के पानी में गाढ़ा घोल बना करके पूरे तालाब में छिड़काव कर दें और भैंस को हिला करके मिलवा दें या जाल चला करके उसे मिला सकते हैं। अभी और भी कई जानकारियां शेष हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ये नदी, ये पत्थर, ये शहर और ये चेहरे एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं समय के सफर में। फर्श या अर्श, सब टिका है टाइमिंग पर, क्योंकि टाइम एक सा नहीं रहता। समय का यही सफर सिमट आता है न्यूज एट 9 PM में। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। चलिए अब रुख करते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है मोटा हल्दू नैनीताल से दिनेश शर्मा ने। आप बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं, इस पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। सर्दी के दिनों में हम बटन मशरूम की खेती करते हैं। बटन मशरूम की खेती को करने के लिए कंपोस्ट बनाना पड़ता है और कंपोस्ट बनाने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, हम गेहूं का भूसा यानी कि 1000 किलो गेहूं का भूसा, उसके अंदर 150 किलो गेहूं का चोकर, 18 किलो यूरिया मिलाते हैं और पहले 2 दिन प्री वेटिंग फेज होता है जिसके अंदर की 2 दिन भूसे को गीला करते हैं हम। तीसरे दिन इसके अंदर यूरिया और गेहूं का चोकर पूरी मात्रा में मिला के एक ढेर बना दिया जाता है। फिर उसके 2 दिन बाद इसकी पलटाई करते हैं। सबसे पहले बाहर का 6 इंच का भाग जो है उसको तोड़ते हैं और उसको बीच में डालते हैं और अंदर का भाग बाहर और बाहर का भाग अंदर ले लेते हैं और फिर हर 2-2 दिन के बाद इसके अंदर पलटाई दी जाती है। टोटल 8 पलटाई होती है और तीसरी पलटाई में हम 35 किलोग्राम जिप्सम इसमें मिलाते हैं। 10th डे पे जिप्सम डालेंगे,
पानी की मात्रा अगर हमें कम लगती है तो वो जिप्सम मिलाने से पहले इसमें मिला देते हैं और इसका पाम टेस्ट करते हैं, यानी कि मुट्ठी में दबा के देखते हैं कि उंगलियों की तरफ पानी आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है यानी कि पानी की मात्रा कम है और हम इसमें पानी और मिलाते हैं। इसके अंदर कंपोस्ट जब रेडी हो जाता है तो इसका रंग गहरा भूरा हो जाता है। जब इसको सूंघते हैं तो इसमें से अमोनिया की स्मेल नहीं आती है और हाथों में ये नहीं चिपकता है, यानी कि कंपोस्ट पूरा तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये करीब 28 दिन के बाद ये पूरा तैयार हो जाता है कंपोस्ट, लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग से। उसके बाद इसके अंदर 1% की दर से बीज मिला के, यानी कि अगर हमने 1 टन कंपोस्ट लिया है तो ये बन के करीब करीब 2 टन के आसपास हो जाता है। तो इसमें 15 से 20 किलो बीज मिलाएंगे। उससे पहले इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करके इसमें बीज मिला के या तो पॉलीथीन बैग के अंदर आप भर ले सकते हैं या आप बेड बनाते हैं। बेड की जो हाइट है वो 8 से 10 इंच रखते हैं और 15 दिन तक कमरे के अंदर CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर बैग में बनाया तो बैग को ऊपर से बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 15 दिन में स्पान रन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इस पर केसिंग मिट्टी की एक परत लगाई जाती है। तो केसिंग मिट्टी के लिए पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद या पुराना स्पेंट कंपोस्ट और FIM 1:1 के रेशो में मिला के उसको 2% फॉर्मल्डिहाइड से हम उपचारित करते हैं और 48 घंटे तक उपचारित करने के बाद में उसको खोल के और उसमें फॉर्मल्डिहाइड की फ्यूम्स को निकाल देते हैं और उसके बाद इनको बैग पे और बेड के ऊपर 1.5 इंच मोटी केसिंग मिट्टी की तह लगाते हैं और पानी देते हैं। फिर उस समय कमरे के अंदर जो ताज़ा हवा है उसका प्रवेश होना चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए और करीब 7 से 8 दिन के अंदर अंदर पिनिंग शुरू होती। छोटी छोटी मशरूम्स उसमें से निकलनी शुरू हो जाती जो 3-4 दिन में मटर के आकार की हो जाती है और अगले 3-4 दिन में वो तोड़ने लायक हो जाती। यानी कि बीज लगाने के 1 महीने बाद हमें मशरूम तोड़ लेते हैं हम और उसके बाद ये फसल 2 महीने तक बराबर आती रहती, जिसको हम रोज पानी देते हैं और रोज तोड़ते जाते हैं। इस तरीके से कुल उत्पादन हमारा, अगर 1 टन हमने कंपोस्ट बनाया है तो हमें 2.5-3 क्विंटल मशरूम प्राप्त होती है और इसका बाजार मूल्य 150 रुपये से लेके 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जाता है। कंपोस्ट और स्पान रन के लिए जो तापमान है वो 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए और जब फ्रूटिंग शुरू होती है उस समय 20 डिग्री के आसपास तापमान रहना चाहिए, यानी कि ठंड के अंदर इस मशरूम का हम उत्पादन ले सकते हैं। ये अभी नवंबर एंड से लेके आपका फरवरी के पहले सप्ताह तक इस मशरूम का उत्पादन बहुत अच्छे से मिलता है क्योंकि तापमान उस समय सुटेबल होता है। कोई भी किसान भाई अगर मशरूम उत्पादन के बारे में ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो हमारे सेंटर पे कॉल करके और यहाँ आ जाए और ट्रेनिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप हमसे कृषि से संबंधित सुझाव या समस्या के समाधान हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र लिखें। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 या फिर मेल करें annadaata.up@etv.co.in या निःशुल्क फोन संपर्क सेवा 1800-425-4085 पर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक संपर्क करें। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।